हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 कर रहे हैं। आइए अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स जो हैं वो भी आपके एक तरीके के एंटीबायोटिक्स ही होते हैं जिनको हम आइसोलेट करते हैं एक फंगस की मदद से, और उस फंगस का नाम होता है सिफेलोस्पोरेनियम एक्रोमोनियम। तो सिफेलोस्पोरिन को हम लोग ऑब्टेन करेंगे तो आप ये याद रखेंगे कि ये जिस माइक्रोब से और ऑब्टेन होता है दैट इज सिफेलोस्पोरिन के अंदर जो सिफेलोस्पोरिन सी होता है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, और सारे के सारे मैक्सिमम सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स इसी से सिंथेसाइज किए जाते हैं। ये एक प्रकार का बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। तो जैसा अपन लोग जानते आए हैं कि पेनिसिलिन जो है वो थायाजोलिडीन की रिंग कैरी करता है, उसी प्रकार से जो हमारा सिफेलोस्पोरिन है वो डाईहाइड्रोमीथाजाइन की रिंग कैरी करेगा। देखिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है तो वो वाला स्ट्रक्चर होगा ही, एडिशनल वहां पर थायाजोन सल्फर की रिंग थी, यहाँ पर डाईहाइड्रोमीथाजीन की रिंग होगी। अगर हम पेनिसिलिन से कंपेयर करें तो हमारा सिफेलोस्पोरिन मच मोर एसिड स्टेबल होता है। इसका मेन काम होता है इनहिबिट करना किस चीज को, क्रॉस लिंकिंग को। कौन सी क्रॉस लिंकिंग? जो पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट की थी जो कि प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल सेल वॉल में। अब ये क्रॉस लिंकिंग इनहिबिट किस प्रकार से होती है, तो वही जो ट्रांसपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम था उसकी रोकथाम से, उसकी इनहिबिटिंग से हम लोग इसको वापस से इनहिबिट करते हैं। तो ये जो हमारा सिफेलोस्पोरिन्स होते हैं ये एक टारगेटेड प्रोटीन से जुड़ते हैं, लेकिन टारगेटेड प्रोटीन कौन होने चाहिए? पेनिसिलिन वाले से अलग होने चाहिए, और इनका हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट में, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, स्ट्रेप थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस और यूटीआई यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में। ये देखिए आप स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है सिफेलोस्पोरिन का। यहाँ आप देखिए तो ये R1, दूसरा R3 और R2, यानी कि ये 3 R पर हम लोग सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। बीटा लैक्टम वाला रिंग ये है ही साथ में, है ना। C डबल बॉन्ड O, ये पोर्शन हमारा कॉमन है पेनिसिलिन जैसा, ये वो अमीनो पोर्शन है जो उससे जैसा कॉमन है। आपका केवल एक ही चीज चेंज हुआ है और वो ये है R2 की पोजीशन, और ये R3। यहाँ पर हम लोग H रखा करते थे पेनिसिलिन में, ये एक चेंज आया है, और दूसरा ये R2 पर चेंज आया है। आपको याद, हम लोग उसमें नाइट्रोजन को 1 प्लेस करते थे, सल्फर को 4 प्लेस करते थे, और उसके बाद 2 ऐसे CH3 लगाते थे और एक COOH। तो COOH एज इट इज है, आपका CH3 हट गया। अब ये R का सब्स्टिट्यूशन आप चेंज करके कर सकते हैं। ये थोड़ा आपको हेल्प करेगा रिलेट करके स्ट्रक्चर याद रखने में। तो सिफेलोस्पोरिन के बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं, सिफेलोस्पोरिन N, सिफेलोस्पोरिन P और सिफेलोस्पोरिन N जो होता है ये लगभग पेनिसिलिन से मिलता जुलता होता है, और ये एक प्रकार का डेरिवेटिव है आपका। कौन सा डेरिवेटिव है? तो ये आपका 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, जिसको 6-APA बोलते थे हम लोग, 6-APA वाला उसी का ही ये डेरिवेटिव है। फिर दूसरा एक एसिडिक एंटीबायोटिक है जो कि नेचर में स्टेरॉइड्स जैसा होता है, और सिफेलोस्पोरिन सी जो है ये एक कंप्लीट सिफेलोस्पोरिन है जो कि 7 अमीनो सिफेलोनोस्पोरिक एसिड से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स सिफेलोस्पोरिन से रिलेटेड। आइए इसका नॉमेनक्लेचर समझते हैं। नॉमेनक्लेचर में एक बेसिक बात है 5 थाया, मतलब 5th नंबर पर सल्फर प्रेजेंट होगा। 1 अजा, मतलब 1 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा। बाईसाइक्लो, वही 2 साइक्लिक रिंग्स हो गई, और 2 साइक्लिक का रिंग्स हुआ तो फिर से वही सेम बाईसाइक्लो वाला नॉमेनक्लेचर पैटर्न 4-2-0,
और ये बन गया ऑक्टेन। 420 किस हिसाब से होगा, तो ये सेंटर वाली हमारी लाइन हो गई। अब यहाँ पर एक कार्बन और एक ये 2 कार्बन, तो यहाँ से एक और ये एक 2 कार्बन, ये 2, बीच में कोई कार्बन नहीं है तो 0। इधर देख लीजिए 1 2 3 और ये एक सल्फर रिप्लेस किया अपन ने 4, तो उसकी जगह 4। ठीक है ना, ये हो गया आपका सिफेलोस्पोरिन का केमिकल नोमेनक्लेचर। अब इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए और एक नाम हमको मिला, दैट इज सीफम। उसमें हम लोग पीनम यूज करते थे, यहाँ पर हम सीफम यूज कर रहे हैं। तो सीफम एक तरीके का अनसब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लिक लैक्टम रिंग है, जिसमें 2 वैरायटी है, सीफएम और सीफम। देखिए ENE नोमेनक्लेचर मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड। ऐसा याद रखिए, सीफम जब आप डालेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए और सीफेम डालेंगे तो एक ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो सिफेलोस्पोरिन है उसका हिस्ट्री किस प्रकार का है। तो सबसे पहली बार 1945 को ये डिस्कवर हुआ था और ये पाया गया था कि मल्टीपल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये इनहिबिट करते थे। इसके बाद में 1964 वाज द माइलस्टोन। यहाँ पर एक बहुत मेजर डिस्कवरी हुई थी और वो था 7ACA यानी सिफेलोस्पोरिन C वाला जो पार्ट था उसकी डिस्कवरी हुई थी और यहाँ से मल्टीपल साइड चेन वाले कंपाउंड्स बनने लगे थे। सिफेलोथीन बोल सकते हैं आप उनको, जो मल्टीपल कंपाउंड्स की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी। अगर हम केमिकली स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक 4 मेंबर्ड लैक्टम रिंग है जो फ्यूज्ड है नाइट्रोजन एटम के साथ में, जिसके अगल बगल में पड़ोसी है जिसका टेट्राहाइड्रल कार्बन एटम मतलब कि 4 कार्बन एटम, और दूसरी एक रिंग लगी हुई है हेट्रोसाइक्लिक की जो कि 6 मेंबर्ड है और जो डाईहाइड्रोथायाजीन कहलाती है। देखिए फिर से थाया आया तो सल्फर आ गया है ना। केमिकली हम उस रिंग को इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसा कि अपन ने पेनिसिलिन का डिग्रेडेशन समझा था, उसी प्रकार से आइए सिफेलोस्पोरिन का डिग्रेडेशन हम लोग समझते हैं। तो जो सिफेलोस्पोरिन है ये स्टेबल होता है टुवर्ड्स हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन। बहुत आसानी से हाइड्रोलिटिक प्रोसेस से ये नहीं टूटता, थोड़ा स्टेबल होता है। इसमें काफ़ी सारे केमिकल और एंजाइमेटिक कन्वर्जन्स होते हैं और कौन सा कन्वर्जन होगा ये डिपेंड करता है कि हमारी 7th नंबर के कार्बन पर कैसी साइड चेन अटैच है, और साथ ही में जो हमारा 3rd नंबर का कार्बन है जहां हम लोग R2 सब्स्टिट्यूट करा रहे थे वो जगह पर हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। तो ये ध्यान रखेंगे कि C7 और C3 पर जो चेंजेस हम करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ड्रग किस तरीके से डिग्रेड होगा, किस तरीके से हमारा कन्वर्ट होगा एंजाइमेटिक या केमिकल कन्वर्जन में। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बात करें तो अगर हम ईस्टरेज एंजाइम की या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो जो सिफेलोस्पोरिन C है वो हमको डी एसिटाइल सिफेलोस्पोरिन प्रोवाइड करता है और ये एक इनएक्टिव डी एसिटाइल सिफेलोस्पोरिन लैक्टोन में भी कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है ना, ये आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ करा रहे हो। ठीक, H+ हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन पर अगर हम लोग चलें तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये वाला जो R है इसको हम लोग चेंज करके यहाँ पर OH ग्रुप लगा रहे हैं। ये R जो है इस H के साथ जुड़ के बाहर चला गया, यहाँ पर स्पेस हो गई जहाँ आपने OH लगाया, तो ये बन गया डेस्टाइल सिफेलोस्पोरिन। अब हम लोग यहाँ पर लैक्टोनाइज एसिड का यूज कर रहे हैं। हम लोग जैसे ही लैक्टोनाइज एसिड को यूज किए तो हमारा ये जो पोर्शन है यहाँ पर आप देखिए ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो इसमें से ये H बाहर आया।
इस H के बाहर आने से हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन का माइनस था, यानी कि जो खाली बॉन्ड थी ऑक्सीजन की, वो इस सल्फर वाली रिंग से ही साइक्लाइज हो गई, जुड़ गई, और इस प्रकार से हमको एक लैक्टोन नाम का कंपाउंड मिला जो कि इनएक्टिवेटेड नेचर का होता है। इसके बाद में अभी तो आपने एसिड से देखा, अब मान लीजिए आप बीटा लैक्टमेज एंजाइम से देखना चाहें तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा जो सिफेलोस्पोरिन सी है वो कन्वर्ट होता है सिफेलोस्पोरिक एसिड में, और एनहाइड्रेज एसिटाइल सिफेलोस्पोरिक एसिड में, और डेस्टाइल सिफेलोस्पोरिक एसिड में किसकी प्रेजेंस से? बीटा लैक्टमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, या आप इसको बोल सकते हो सिफेलोस्पोरनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ये एक एसिडिक प्रोडक्ट है और ये फर्दर ब्रेक डाउन होता है, फर्दर ब्रेक होता है और कुछ नए फ्रेगमेंट्स बनाता है, और साथ ही साथ खुद ही मल्टीपल रीअरेंजमेंट करके डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को जेनरेट करता है। देखिए ये अपना बेसिक सिफेलोस्पोरिन हो गया, ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम की प्रेजेंस में सबसे पहले टूटता है सिफेलोस्पोरिक एसिड में, मतलब जो हमारा C डबल बॉन्ड O था वहां से ये कन्वर्जन हो रहा है। दूसरा, या तो ये सिफेलोस्पोरिक एसिड में टूटेगा, नहीं तो एनहाइड्रोडिस्टाइल फेलोस्पोरिक एसिड में, ठीक है, ये सिफेलोस्पोरिक एसिड में यहां से ब्रेक होगा। इस कंडीशन में आपका जो R है वो भी ब्रेक डाउन होगा और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे। फिर फर्दर इन्हीं दोनों कंपाउंड में वेरियस रीअरेंजमेंट्स होते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में वो ब्रेक होते रहेंगे और मल्टीपल इनएक्टिव प्रोडक्ट्स हमको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस तरह से आपका सिफेलोस्पोरिन जो है वो डिग्रेड होता है। अब हम लोग एसाइलेज एंजाइम की अगर बात करें, बीटा लैक्टमेज के अलावा कोई एंजाइम, सिफेलोस्पोरिन सी जो है वो डिग्रेड होता है एसाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और हमको प्रोवाइड करता है सिफेलोस्पोरनिक एसिड। ये जो एसिडिक प्रोडक्ट है ये एसिड की प्रेजेंस में लैक्टोनाइजेशन की मेथड के अंदर जाता है और इनएक्टिव डेसिटाइल 7 अमीनो सिफेलोस्पोरनिक एसिड यानी कि फिर से लैक्टोन का फॉर्मेशन करता है, और ये जो नया लैक्टोन बनता है वो इनएक्टिव होता है। देखिए असाइलेज एंजाइम लिया, वाटर लिया, है ना, तो ये कन्वर्ट हुआ 7ACA में। आपने फिर फर्दर सब्स्टिट्यूशन किया H+ आयन की प्रेजेंस में, तो ये हमको कन्वर्ट होके मिला डेसिटाइल 7ACA लैक्टोन में। ये भी एक प्रकार का इनएक्टिव लैक्टोन होता है। इसके बाद हम लोग अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक के सिमिलर ही इसका मैकेनिज्म होता है, लेकिन ये जो ड्रग हमारे सिफेलोस्पोरिन वाले हैं ये लेस ससेप्टिबल होते हैं पेनिसिलिनेज एंजाइम के लिए। मतलब पेनिसिलिनेज एंजाइम से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं और ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं, बिकॉज ये पेप्टाइडोग्लाइकन का जो सिंथेसिस है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकन बनता था उसको सिंथेसाइज होने से ये रोकते हैं। ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेयर होती है सेल वॉल के स्ट्रक्चर के लिए। अब फाइनल स्टेज जो होगी जहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन बस जस्ट बनने वाला है, लास्ट बनने वाला है, वहाँ पर ट्रांसपेप्टाइडेज को काम करने से अगर हम रोक दें तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बन पाएगा, और अगर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बना तो सेल वॉल भी नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा। तो ये बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट शो करता है। अब बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट शो करने की वजह से जैसे ही बंद हुआ इमीडिएटली जो सिफेलोस्पोरिन है वो क्या करेगा, दूसरे PBP
क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करेगा। एकदम कॉम्पिटिटिव मैनर में ये इनहिबिशन करता चला जाता है और इसकी वजह से जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग डेवलप हुई थी वो टूट जाती है और आपका बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है या किल हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका ये मैकेनिज्म होता है। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमारे पास क्लासिफिकेशन है, सार है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।